आज शाम 5 बजे से छठवें चरण के मतदान का प्रचार रुक जाएगा और 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होगा। अब तक कुल 428 सीटों पर मतदान हो गया है, जिसमें पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को हुआ। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदान हुआ। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 13 राज्य की 89 सीटों पर, तीसरे फेज में 7 मई को 11 राज्य की 93 सीट, चौथे फेज में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीट और पांचवें फेज में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे अब तक कुल 428 सीटों पर मतदान हो गया है। अब छठे फेज में 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीट और सातवें फेज में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर मतदान होना बाकी रह गया है। मत प्रतिशत की बात करें तो पहले चरण में मत प्रतिशत 46.48%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68%, चौथे चरण में 69.16% और पांचवें चरण में रात 11 बजे तक 60.09% रहा है। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों पर शक जाहिर जरूर कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा फाइनल डाटा जारी करने में वक्त कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पहले चरण का फाइनल डाटा देने में तो पूरे 11 दिन लग गए थे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था और इसका फाइनल डाटा यानी फाइनल मतदान प्रतिशत 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने घोषित किया। ऐसा पहली बार है कि चुनाव आयोग को फाइनल डाटा देने में इतना समय लग रहा है। दूसरी चीज कि चुनाव आयोग के अनुसार 19 अप्रैल को रात 12 बजे तक मत प्रतिशत 64% था। वहीं 30 अप्रैल को जब चुनाव आयोग फाइनल डाटा देता है तो वो 66.48% होता है, यानी कि 2.48% ज्यादा। इसी तरह 26 अप्रैल को रात 12 बजे तक चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग प्रतिशत 64.7% रहता है और 30 अप्रैल को फाइनल डाटा के समय यह 66.71% होता है, यानी कि 2.01% ज्यादा। वहीं तीसरे चरण का मतदान यानी 7 मई को रात 12 बजे तक मतदान प्रतिशत 64.4% और चुनाव आयोग ने 13 मई को फाइनल डाटा घोषित किया जो 65.68% था, जो कि लगभग 1.28% ज्यादा था। और चौथे चरण का चुनाव जो 13 मई को हुआ था उसका फाइनल डाटा 17 मई को चुनाव आयोग घोषित करता है। 13 मई को रात 12 बजे तक मतदान प्रतिशत 67.71% था और 17 मई को फाइनल डाटा 69.16% घोषित किया जाता है, जो कि 1.45% ज्यादा था। 20 मई को हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत रात 11 बजे तक 60.09% था और आज 23 मई को यह वीडियो रिकॉर्ड होने तक फाइनल डाटा चुनाव आयोग ने घोषित नहीं किया है। सामान्यतः सुनने में, देखने में मत प्रतिशत में 1-2 और ज्यादा से ज्यादा 2.5% का अंतर ही नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के मतदान के 4 चरणों के अपडेटेड टर्नआउट में 1.07 करोड़ वोटों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, 1.07 करोड़ वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों शंका जाहिर की तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से मतदाताओं का मनोबल टूटता है। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया है। शुक्रवार को एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मतदान होने के इतने बाद तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों किया जा रहा है, आयोग इसको समझाएं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करे। अब सवाल ये कि जब बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि उसकी काउंटिंग में काफी ज्यादा समय लगेगा। अब ईवीएम मशीन पर केवल मत प्रतिशत का फाइनल डाटा लेने में ही 4 से 5 दिन का समय लग जा रहा है। पहले चरण में मत प्रतिशत के लिए तो 11 दिन का समय लग गया। यह सोचने वाला विषय जरूर है। खैर, चुनाव धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव शुरू होने से पहले या चुनाव की घोषणा से पहले हर कोई ये मानकर चल रहा था कि सामने कोई भी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक बार फिर से मोदी के नाम पर ही एक तरफा चुनाव होगा और इसी आत्मविश्वास के साथ भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा भी दे दिया। चुनाव शुरू होते यह आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदलता नजर आया, जिसके चलते कुछ भाजपा नेताओं ने संविधान बदलने के बयान दे दिए। राजस्थान के नागौर से भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का एक भाषण वायरल हुआ, जिसमें वो कहती नजर आ रही थी कि देश के हित में
कई कठोर निर्णय लेने होते हैं। उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार तीसरी बार लोकसभा में एनडीए की प्रचंड बहुमत लानी है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। इसके अलावा अनंत हेगड़े का नाम भी बयानवीरों में प्रमुख है। उन्होंने 10 मार्च को कहा था कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। अनंत हेगड़े असल में उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रह चुके। इसके अलावा वो 6 बार विधायक और कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर और कैबिनेट मंत्री रह चुके। उन्होंने अपने बयान में कहा कि संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप से बदल दिया है, खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून। अगर यह सब बदलना है तो यह 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। अगर एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो यह बदलाव किया जा सकता है। हालांकि भाजपा ने उनके बयानों से किनारा कर लिया और उनका टिकट भी काट दिया, पर विपक्ष ने इससे मुद्दा बनाकर जनता के सामने ये कहते हुए रख दिया कि भाजपा दोबारा अगर सत्ता में आती है तो लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। भाजपा के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और अगर ये तीसरी बार भी सत्ता में आए तो ये एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण भी खत्म कर देंगे। विपक्ष के ऐसे बयानों ने थोड़ा माहौल बदलने में मदद जरूर की। उसके बाद कम वोटिंग प्रतिशत ने भाजपा के 400 पार के आंकड़े को थोड़ा दूर कर दिया और उसके बाद चुनाव में मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग की एंट्री हुई, जो जनता पर ज्यादा असर नहीं डाल पाया। लेकिन चुनाव के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष के प्रति सिंपैथी पैदा कर दी और भाजपा के 400 पार के नारे को दूर ही कर दिया। और अब एक इंटरव्यू के दौरान खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो अभी भी 400 के आंकड़े पर ही हैं। एनडीए और अन्य सहयोगी दल को अगर मिला लिया जाए तो हम आज भी यानी अभी भी 400 के आसपास हैं। वहीं इंडिया टीवी के कार्यक्रम के दौरान सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार कहते हैं कि अब इन 5 चरणों के बाद भाजपा 270 पार पहुंच पाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। यानी शुरू में जहां चर्चा इस बात को लेकर होती थी कि एनडीए 400 पर पहुंच पाएगी या 350 पर, वहीं 5 चरण के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि कहीं भाजपा बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचेगी या नहीं। सिर्फ भाजपा, यहां हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं। अभी 2 चरण में 115 सीटों पर मतदान बाकी है और ये 2 चरण भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छठे चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी इसी चरण में 4 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसी चरण में उत्तर प्रदेश की शेष 13 संसदीय सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। बिहार में भी शेष 8 सीटों पर इसी दिन वोटिंग होगी। इसके अलावा उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। अब दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड में भाजपा क्या करती है ये देखना होगा। दिल्ली में 7 की 7 सीट भाजपा के पास थी। हरियाणा की 10 में से 10 सीटें 2019 में भाजपा ने जीती थी। बिहार में 40 सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। यानी एनडीए गठबंधन के पास 40 में से 39 सीटें थी। झारखंड में 14 सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11, आजसू पार्टी ने 1, जेएमएम ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। अब यह प्रदर्शन दोहराना भाजपा के लिए वाकई चुनौती भरा होगा। बस 2 चरण के चुनाव और उसके बाद 4 जून को नतीजे। ये नतीजे तय करेंगे कि आने वाली सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार होती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर एक बार फिर मोदी सरकार। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।